Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड स्टेट जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अभी तक हमने दोस्तों गवर्नमेंट के तीन विंग्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, जिसमें से हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर काफ़ी चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर की हमने बात की विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। हमने प्रेसिडेंट की बात की, वाइस प्रेसिडेंट की बात की, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। हमने पार्लियामेंट की बात की जो लेजिस्लेचर से संबंधित है, लेकिन अभी तक हमने जुडिशरी की कहीं पर बात नहीं की थी। तो अब हम फाइनली दोस्तों द वेट इज ओवर एंड वी कम टू द जुडिशरी। अब जुडिशरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो जुडिशियल सिस्टम किसी भी देश का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है डेमोक्रेसी, और इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट कोई भी स्टेट हो उसमें जुडिशियल सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जो देश की पूरी कानून व्यवस्था को खड़ी करके रखता है। बिकॉज दोस्तों इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, सो कॉल्ड हम बोले बड़े बड़े बैटल्स हुए हैं, वो न्याय के लिए ही हुए हैं। और न्याय एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में पाना चाहता है। अगर आपके साथ बुरा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपको आपसे मानव अधिकार या आपके जो बेसिक अधिकार हैं एक इंसान होने के नाते उनको छीना गया है, स्वाभाविक बात है आप अपने प्रति न्याय चाहोगे। जैसे कि ब्लैक्स का जो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हुआ था अगेंस्ट वाइट्स, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड पॉलिसी, वो किसके लिए हुआ था दोस्तों? न्याय के लिए हुआ था, क्योंकि उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स, बेसिक उनके ह्यूमन राइट्स, उनको जो है हटा दिया गया था। मतलब बेसिकली उनका फ्रीडम छीन लिया गया था, तो इसलिए वो न्याय चाहते थे। तो एक अच्छी न्याय व्यवस्था एक देश में, खास करके और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक देश में होना एक अति आवश्यक हिस्सा है कंट्री का। और साथ ही साथ उस न्याय व्यवस्था का टोटली इंडिपेंडेंट होना, ताकि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जैसे विंग्स ऑफ गवर्नमेंट से प्रभावित ना हो पाए और निष्पक्षता के साथ अपनी ड्यूटीज़ को निभा पाए। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जुडिशियल सिस्टम का। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हमारे स्टेट में सबऑर्डिनेट कोर्ट से होती है। हमारे देश का जो सबसे ऊंचा कोर्ट है विच इज सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर पूरा डिटेल लेक्चर बना के हम बात करेंगे। एंड देन स्टेट्स में होता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सो हमारे देश जो है इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी, जहाँ पे पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक पूरा का पूरा खुद का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाया गया है जो लोगों को पूरी फेयर एंड फाइनल जस्टिस देने में मदद करें। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट सबसे निचले तल के कोर्ट्स होते हैं दोस्तों, और जो भी छोटी मोटी डिस्प्यूट्स किसी भी दो व्यक्ति के बीच में होती हैं तो वो सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही जा करके अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने की कोशिश करता है। वहाँ से यदि मामला सॉल्व नहीं होता है तो देन अपील के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकता है, और वहाँ भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। डिटेल्स क्या है इनके डिटेल्स हम जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का दोस्तों जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 233 से 237, 233 से 237 में के बीच में दिया गया है। और ये आर्टिकल्स पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है जो इनके ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड सारे प्रोविजंस के बारे में बताते हैं। एक एक आर्टिकल को जानना अति आवश्यक है और हम एक एक आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 233 दोस्तों डीजेस यानी डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं देश मतलब स्टेट में, इवन स्टेट से भी नीचे डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जाएं तो डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट जज होता है वो होता है डीजे। आगे हम बात अभी देखेंगे करेंगे कि डीजे कौन कौन से लोगों को बोल सकते हैं या कैसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट जज का उपाधि दी जा सकती है। बट डिस्ट्रिक्ट जज आप ये कह सकते हो कि एक हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है इनफैक्ट इन दी डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि हाई कोर्ट में हाईएस्ट जो जुडिशियल अथॉरिटी हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है डीजे जिसको हम बोलते हैं वो है। और आर्टिकल 233 में उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर दिया गया। क्या कहता है आर्टिकल? अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डीजे शैल बी डन बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, पर्सन ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट
shall only be eligible to be appointed as DJ if has not been less than 7 years an advocate, pleader and recommendation by the High Court. सबसे पहले तो दोस्तों अपॉइंटमेंट सारी की सारी स्टेट्स में जो होती हैं, पहले भी मैंने बताया था आपको, सारे के सारे गवर्नर ही करता है। बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट के साथ साथ पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो पावर है वो भी गवर्नर के हाथ में दे दिया गया है। बट अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिपेंडेंस इंश्योर करना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नर को अकेले पावर नहीं दी गई है, कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट जो है इज रिक्वायर्ड। हाई कोर्ट जब कंसल्ट करेगा और कंसल्ट करके ओके करेगा तब जाके गवर्नर डीजेस की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या प्रमोशन कर सकता है, ट्रांसफर इवन। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों इसमें दिया गया है कि डीजे के कंडीशंस क्या है। कंडीशन ये कि 7 साल के लिए उसे एडवोकेट होना पड़ेगा, या फिर हाँ बस इतना ही, या 7 साल के लिए एडवोकेट या प्लीडर होना पड़ेगा, और हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन उसके पास होना पड़ेगा। यदि ये दोनों चीजें उसे मिल जाती हैं तो वो एलिजिबल हो जाता है डीजे के पद पे अपॉइंटेड होने के लिए। और इसके अलावा कॉमन सेंस की बात है कि जो बंदा ऑलरेडी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पे सर्विस दे रहा है तो वो दोबारा डीजे की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो निष्पक्ष तरीके से अपनी जजमेंट जो है नहीं दे पाएगा गवर्नमेंट को, या फिर पार्टी इन पावर को फेवर कर सकता है, तो इंडिपेंडेंस वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इसीलिए कोई भी दूसरी फील्ड में वो नौकरी नहीं कर सकता। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों आर्टिकल 234 में। 234 में डीजे के अलावा जो जजेस हैं उनके बारे में बताया गया है। ऑब्वियसली डीजे तो एक एक पद हो गया, एक हाईएस्ट अथॉरिटी हो गई, बट उसके नीचे और बहुत सारे जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं जो काम करते हैं, तो उन सभी लोगों के बारे में भी प्रोविजन आर्टिकल 234 में दिया गया। क्या दिया गया है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड बाय हिम एंड कंसल्टेशन विद द एसपीएससी एंड हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। अगेन उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, गवर्नर करता है, इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट, एंड यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ जाता है। आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। डीजेस के लिए सिर्फ हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन है सफिशिएंट, बट अदर मेंबर्स के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी रिकमेंडेशन लगता है। तो दिस इज गिवन इन दी आर्टिकल 234। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 235, जो कि बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 235 कहता है कि कंट्रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट, यानी कि क्योंकि ये छोटे कोर्ट्स हैं, नीचे वाले नीचे हाई कोर्ट के नीचे ये काम करते हैं, तो इसलिए उनका पूरा का पूरा कंट्रोल वो हाई कोर्ट के ऊपर पावर जो है दी गई। कंट्रोल का सेंस क्या बनता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि इनके सारे रूल्स, इनको काम कैसे करना है, फंक्शन क्या करना है, कौन कौन से केसेस लेंगे, कौन कौन से केसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकता है, या फिर कोई केस अपने ऊपर भी ले सकता है, या फिर कोई केस बर्खास्त भी कर सकता है, खत्म कर सकता है। बहुत सारी चीजें हाई कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर्स हैं कि सबऑर्डिनेट को कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल अपना जता सकता है, राइट। और ये आर्टिकल 235 में दिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 236 की हम बात करते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डीजे जो है डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर हम बेसिकली किस किस उपाधि किस किस पद को हम डीजे की तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके पूरी डिटेल्ड बात जो है आर्टिकल 236 में स्पेसिफाई की है और क्लियर किया है कि भाई डीजे कौन कौन व्यक्ति कहला सकता है। तो इट इंक्लूड जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डीजे, जॉइंट डीजे, असिस्टेंट डीजे, सीजे ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये सारे पद आपको याद रखने की जरूरत है, बट ये क्योंकि आर्टिकल का प्रोविजन है इसलिए एग्जैक्टली मैंने आपको उसी के तरीके से मैंने आपको बता दिया है। बट आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ध्यान रहेगा कि एटलीस्ट ये लोग हैं जिनको हम डीजे की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर प्री में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल विल बी कंसिडर्ड एज अ डीजे या डिस्ट्रिक्ट जज जिनको हम कह सकते हैं, तो उसके लिए आप वहां पे आंसर दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ बता दिया है। लास्ट वी कम टू दोस्तों आर्टिकल 237, जो कि ये बोलता है कि गवर्नर कैन मेक प्रोविजंस एप्लीकेबल टू अदर क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स एज वेल, यानी कि यहाँ पे गवर्नर को थोड़ी सी फ्रीडम और पावर दी गई है कि बाकी मैजिस्ट्रेट जो है डीजे के अलावा भी जो मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे नाम लिया, उनके लिए रूल्स और प्रोविजन भी गवर्नर बना सकते हैं, ठीक। अब हम दोस्तों थोड़ा सा कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का अच्छे से एक स्ट्रक्चर समझते हैं और समझते हैं कि उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा जो देश है इंडिया, वो हद से ज़्यादा बड़ा देश है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस आते हैं दोस्तों कि अभी जो करंट जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो इतना ओवरलोडेड है कि सरकार को ऑलरेडी मतलब 20-20 साल के 25-25 साल के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ दोस्तों कि आदमी जो भाई पीड़ित आदमी था जो केस लड़ रहा था वो मर गया बेचारा, मर गया, उसकी उम्र खत्म हो गई, या जेल में पड़ा पड़ा भाई उसके पूरे जेल सेंटेंस जितना उसको होना चाहिए था टर्म, उससे भी ज्यादा उसने सजा काट ली जेल में बैठे बैठे। नॉन बेलेबल जेल थी तो उसने उससे भी ज्यादा सजा काट ली। तो ऐसा करते करते क्या होता है दोस्तों कि मतलब सोचिए अब आप कितना ज्यादा वर्कलोड हमारे देश में कोर्ट्स के पास है ऑलरेडी।
तो इसीलिए दोस्तों क्या है, एक ऐसी जुडिशियल सिस्टम बनाना जो कि बहुत ही लोएस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक हर टाइप के केसेस को एड्रेस कर पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आगे एक चैप्टर पूरा का पूरा ट्रिब्यूनल्स पे भी हमारे बुक में दिया हुआ है, वहां भी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिब्यूनल्स को बनाने का भी वन ऑफ द मेन रीजन यही था कि भाई हमारे देश में कोर्ट्स का केस ओवरलोड इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव जुडिशियल अथॉरिटी बनाने की उनको रिक्वायरमेंट लगी जो कोर्ट की ही तरह केसेस को सॉल्व करवा देगी। ठीक है, तो हम उसको उसी चैप्टर में और डिटेल में हम बात करेंगे, बट यहाँ हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसलिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बहुत तरीके से डिवाइड किए गए हैं ताकि स्पेसिफिक केसेस और फंक्शंस को स्पेसिफिक केसेस को ले सकें और निर्धारित तरीके से काम कर सकें। तो क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट जो होता है मेन टॉप पे होता है, उसके नीचे जो होता है दोस्तों वो होता है डिस्ट्रिक्ट प्लस सेशंस जज का कोर्ट। यानी कि दो टाइप के कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे होते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा होता है सेशंस जज कोर्ट। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों अब डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज में अंतर क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल ही है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक अगर सिविल केसेस को वो कोर्ट डील करता है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, और उसके जो जज होता है उसको हम डीजे की उपाधि देते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि जितने भी सिविल केसेस होते हैं वो आपके डीजे के पास में जाते हैं और डीजे उन सिविल केसेस को हल करता है, एंड द कोर्ट इज कॉल्ड द सिविल साइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वेयर यदि केसेस क्रिमिनल नेचर के होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटी होती है जो उन केसेस को डील करता है, ही इज कॉल्ड द सेशन जज। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल केसेस आर डेल्ट बाय सेशंस कोर्ट एंड द हेड इज कॉल्ड सेशंस जज, वेयर एज सिविल केसेस आर डेल्ट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हेड इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट जज। इसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी एक सबऑर्डिनेट जज का कोर्ट होता है और फर्दर उसके नीचे एक मुंसिफ का कोर्ट होता है। तो ये एक हायरार्की इन्होंने दी गई है कि अगर बहुत ही छोटा केस है, बहुत ही पेटी और प्यूनी केस है, तो वो मुंसिफ के कोर्ट में भी जा सकता है। थोड़ा बड़े नेचर का कोर्ट है तो सबऑर्डिनेट जज के कोर्ट में जा सकता है, और बड़ा है तो सिविल साइड जा सकता है, और यदि उससे भी बड़ा है तो अपील के थ्रू हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो ऐसे हायरार्की बनाई हुई है। ठीक उसी प्रकार क्रिमिनल साइड में भी दोस्तों सेशन जज के नीचे होता है सीजेएम, जिसको हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, और उसके नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसको हम जेएमसी या जीएमएफसी भी बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और भी अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इट इज कॉल्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है दोस्तों, एज इट इज ये चार्ट आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में भी दिया हुआ है, वहीं से मैंने लिया है और इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्ट तरीके से। मुझे उम्मीद है आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बस आप ये बात याद रखिएगा कि सिविल केसेस और सेशंस और क्रिमिनल केसेस दोनों अलग अलग तरीके से कोर्ट में डील होते हैं डिस्ट्रिक्ट पे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, हाई कोर्ट दोनों ही सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को भी लेता है, सुप्रीम कोर्ट भी हाई क्रिमिनल एज वेल एज सिविल हर टाइप के केसेस को वो लेता है। बट डिस्ट्रिक्ट में काम को आसान करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए, एक्सपर्टीज को बढ़ाए जाने के लिए सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को अलग कर दिया गया। क्रिमिनल कोर्ट इज कॉल्ड द सेशंस कोर्ट, जज इज कॉल्ड सेशंस जज, and civil court is called the district court, judge is called the DJ. Now, DJ has both judicial and administrative powers, supervisory powers over all subordinate courts. मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी है डीजे, तो उसको पावर्स दी गई जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, और सुपरवाइजरी पावर सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को वो सुपरवाइज कर सकता है, सब कुछ उसके अंडर में आता है, सबकी फंक्शनिंग और सबके काम उसके अंडर में आते हैं। Session judge has the power to impose any sentence including life imprisonment and capital punishment, but this has to be confirmed by the High Court. अब सेशन जज क्योंकि दोस्तों क्रिमिनल केसेस को डील करता है तो हर टाइप के पनिशमेंट देने की इसको अधिकार दिया गया है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उम्र कैद देना चाहे उसे अप्रोप्रिएट यदि लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर क्राइम में उम्र कैद होनी चाहिए या फिर कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए तो वो दे सकता है हाई कोर्ट को, लेकिन उसको कंफर्म जरूर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट पहले रिव्यू करेगा केस को, देखेगा कि भाई हाँ वाकई में क्या इसको इसमें सही से ये पनिशमेंट दी गई है या नहीं, और रिव्यू करने के बाद वो दे सकता है। सबऑर्डिनेट जज एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ओवर सिविल कोर्ट्स। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि फाइन लगाना, क्योंकि भाई बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनमें फाइन लगता है, खास करके सिविल केसेस दोस्तों। अब सबऑर्डिनेट जज का कोर्ट क्या है, सिविल केसेस को डील करता है, तो सिविल केसेस ज्यादातर होते हैं उनमें जो सजा है वो जेल ना होकर के फाइन होती है। तो अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कितने भी अमाउंट तक का फाइन वो लगा सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है, और सारे के सारे सिविल कोर्ट के ऊपर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का है।
नेक्स्ट CGM डिसाइड्स मैटर ऑफ क्रिमिनल केसेस व्हिच आर पनिशेबल ऑफ अप टू अ टर्म ऑफ 7 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसकी मैंने अभी बात की आपको क्रिमिनल साइड में, वो उन्हीं केसेस को डील कर पाएगा जिनका टर्म क्या है 7 साल। 7 साल तक की पनिशमेंट यदि किसी क्रिमिनल केस में मिल सकती है, उन्हीं केसेस को CGM डिसाइड करेगा। उसके यदि ऊपर है तो फिर वो सेशन जज के पास जाएगा, CGM के पास नहीं जाएगा। कोर्ट ऑफ मुंसिफ डिसाइड स्मॉल पिक्यूनियरी स्टेक लिमिटेड जुरिसडिक्शन। अब सिमिलरली मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑफ मुंसिफ सबसे छोटा कोर्ट है सिविल साइड में, और सबसे छोटा उसमें भाई सबसे कम अमाउंट का पैसा उसमें लगता है, का सबसे छोटे और पेटी और छोटे मोटे केसेस जाते हैं, तो उसका अनलिमिटेड पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन नहीं है। छोटे मोटे फाइन्स हैं, कम अमाउंट के फाइन्स हैं, वो मुंसिफ का कोर्ट लगा सकता है। हर स्टेट में बेसिकली अलग अलग लिमिट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा तय की गई है। आप चाहें तो उसको जाकर के करंटली, और ये समय के साथ चेंज भी होती रहती है, तो आप करंटली यदि अपडेट होना चाहें तो आप मुंसिफ कोर्ट के कितने करंटली पिक्यूनियरी लिमिट है वो आप जीके में या नेट पे कहीं पे सर्च करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राइज क्रिमिनल ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 3 इयर्स। लास्ट होता है दोस्तों CJM या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या JMFC। मैंने आपको बोला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। वो बेसिकली उन्हीं क्रिमिनल केसेस से डील करता है जिनकी पनिशमेंट कहाँ तक होती है दोस्तों, 3 साल तक होती है। 3 साल का जो पनिशमेंट है वहीं तक के वो बेसिकली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दे सकता है इन द क्रिमिनल केसेस। ठीक, तो ये दोस्तों आपके जो फंक्शंस, तो पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया चार्ट के थ्रू, और अब मैंने आपको लगभग सारे जो हैं जो जजेस हैं और कोर्ट्स हैं उनके क्या क्या काम है और उनके क्या क्या लिमिटेशंस हैं मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि तो अब नीचे देखते एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। क्रिमिनल साइड में अगर हम देखें तो सेशंस जज के पास पूरी अनलिमिटेड पावर है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। उसके थोड़ा हम नीचे आए तो थोड़ा नीचे आते हैं CJM यानी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वो खाली उन्हीं केसेस को डील करता है जिनमें पनिशेबल टर्म होता है का कितना 7 साल का। उसके और आप नीचे आइए कौन सा, कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी JMFC जुडिशियल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। वो जो है आपका वही का पनिशमेंट को डील करता है जो कि पनिशेबल अप टू 3 साल। तो ये आपका हायरार्की ऐसे डिसाइडेड है। सिविल साइड में आइए देखते हैं सिविल साइड में क्या होता है। डीजे जो है, डीजे के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, सारा का सारा जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। उसके आप नीचे आ जाते हो जाते हैं सबऑर्डिनेट जज। सबऑर्डिनेट जज के पास भी अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन होती है, कितने तक का भी वो फाइन लगा सकता है। उसके नीचे आप आ जाइए तो कौन होता है, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। कोर्ट ऑफ मुंसिफ के पास बहुत छोटे मोटे फाइन और पेक्यूनरी लिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन लगाने का पावर है। तो ये पूरा का पूरा एक रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बता दिया। चाहे तो आप इसको 2 कॉलम बना के चार्ट बना के उन्हीं के आगे वहां पे फंक्शंस को भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको और क्लैरिटी के लिए अलग अलग बता दिया, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और ज्यादा केसेस का अगर वर्कलोड बढ़ता है तो किन्हीं किन्हीं बड़ी सिटी में सिटी सिविल कोर्ट्स को भी स्थापित किया जा सकता है, या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को भी स्थापित किया जा सकता है क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए एंड सिविल केसेस को डील करने के लिए रिस्पेक्टिवली। मतलब की सुविधा के अनुसार और कोर्ट्स को भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसके अलावा सम स्टेट्स और टाउन्स ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू डिसीजंस आर फाइनल एंड हाई कोर्ट में रिवाइज अगेन। और यदि कोई ऐसे स्टेट है और टाउन है जिनको लगता है कि और ज्यादा वर्कलोड है तो छोटे मोटे कॉज कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, और वो कॉज कोर्ट्स खाली सिविल केसेस को ही डिसाइड कर सकते हैं, क्रिमिनल केसेस को डिसाइड नहीं कर सकते, और वो भी छोटे मोटे सिविल केसेस, छोटी मोटी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, छोटा मोटा काम है, तो कॉज कोर्ट्स बना सकते हैं और डिसीजन उनके फाइनल हैं, लेकिन हाई कोर्ट इंटरवीन करके रिवाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली इनके पावर है। तो काफी लंबा हो गया दोस्तों, बट लेकिन क्योंकि लंबा और इलेबोरेट इसलिए है क्योंकि हमारे देश में वर्कलोड केस लोड हद से ज्यादा हाई है, और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो हमारी जुडिशरी है उसके स्ट्रक्चर को काफी बड़ा बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो इसलिए अच्छे से आप समझ के याद करिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का बेसिकली दोस्तों कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि भाई मान लीजिए कोई आदमी बहुत गरीब है। अब अगर गरीब आदमी बेचारा उस अब हर जब भी उसने उसके खिलाफ कोई क्राइम हो गया या उसने कोई क्राइम कर दिया, जब भी वो कोर्ट में जाएगा तो उसे एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन मान लीजिए अब उसके पास इतने भी मात्र पैसे नहीं है कि वो अपने लिए एक लॉयर अफोर्ड कर सकता है, सस्ता वाला भी, एकदम भिखारी है, दिवालिया है, तो फिर वो जाके कोर्ट में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा बताइए। तो वो तो कर ही नहीं सकता। तो फिर उसको हम न्याय कैसे दिलाएंगे, कैसे कोर्ट डिसाइड करेगा भाई, क्योंकि बिना लॉयर के तो कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग होती नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा गरीब हैं या जो बहुत ही प्रताड़ित हैं या बहुत ज्यादा शोषित हैं,
बहुत ज़्यादा जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है, जिनके पास बिल्कुल भी सुविधा नहीं है किसी लॉयर को अफोर्ड करने की, उन लोगों को गवर्नमेंट फ्री में जो है लॉयर को प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट लॉयर के थ्रू वो अपने उसको बंदे को रिप्रेजेंट करवाता है कोर्ट में और उसी के हिसाब से उसकी कोर्ट में पेशी होती है और फाइनली आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं। और ये काम को करने के लिए एक पूरी की पूरी अथॉरिटी, पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको NLSA यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का नाम भी दिया गया है। यानी कि लीगल सर्विसेज मीन्स गिविंग ऑफ लॉयर्स को प्रोवाइड करना फॉर पीपल हु आर एक्सप्लॉइटेड, फॉर पीपल हु हैव बीन ऑप्रेस्ड, फॉर पीपल हु आर वेरी पुअर, फॉर पीपल हु बिलोंग टू वेरी बैकवर्ड कम्युनिटीज, फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द लॉयर्स, उनके लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लॉयर को प्रोवाइड करता है। और प्रोविजन दिया गया है इसका आर्टिकल 39A में। सो फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। बड़ा सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो आर्टिकल्स को प्लीज याद रखिए। आर्टिकल 39A एंड देन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 ये कहते हैं इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर स्टेट टू एंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड लीगल सिस्टम व्हिच प्रोवाइड जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सो हियर कम्स योर फंडामेंटल राइट्स। प्लीज दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स in the entire political science as far as competitive exams are concerned। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही बहुत ज्यादा पूछता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज दोस्तों इनको आप अपने टिप्स पे याद रखिए। तो आर्टिकल 14 एंड 22 जो है वो फंडामेंटल राइट ये कहता है इट इज कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो ये क्या है? ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट है। तो अब लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ कब हो पाएगा? जब आप व्यक्ति को लॉयर प्रोवाइड करोगे। So, in 1987, Legal Services Authorities Act was enacted. NALSA was constituted under this act to monitor and evaluate implementation of legal aid programs and lay down policies and principles for making legal services available under this act. Also, in a state legal services high court legal service committee have been constituted. ठीक, सिंपल है दोस्तों। पूरा का पूरा एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में। उस एक्ट में कहा गया कि भैया लॉयर्स को दिलाने के लिए पूरी की पूरी एक अथॉरिटी, एक एजेंसी बनाई जाएगी, नालसा बनाया जाएगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और उसके तहत पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल बनाए जाएंगे जो लीगल सर्विसेज गरीबों को देंगे। इसके अलावा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इज फॉर सुप्रीम कोर्ट। स्टेट में अगर आप जाएंगे हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में, तालुक्स में ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं नालसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फ्री लीगल एड सर्विसेज पीपल को देने के लिए एंड लोक अदालत को कंडक्ट करवाने के लिए। इवन लोक अदालत की भी हम बात करेंगे कुछ समय बाद। तो लोक अदालत में भी हम बात करेंगे कि वहाँ के भी जो लोग होते हैं जो सही से कंडक्ट कराना उसका काम भी नालसा वाले ना, उसका काम भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज करती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडमिनिस्टर एंड इंप्लीमेंट लीगल सर्विस प्रोग्राम इन सो फार एज इट रिलीज टू सुप्रीम कोर्ट। तो नालसा के अलावा एक लीगल सर्विसेज कमिटी भी और अलग से बनाई गई है जो कि एडमिनिस्टर एंड इंप्लीमेंट लीगल सर्विस पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को करती है। सिंपल है दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, वरना आप कोर्ट के अंदर अगर पूरा घुसते जाओगे तो आपको कमिटियां पे कमिटियां मिलती जाएंगी और बहुत से लोग पूरा स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। वो हमारा उद्देश्य नहीं जानने का, हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है कि भाई कैसे कैसे ऊपर से काम होता है कोर्ट्स का। फंक्शंस क्या है दोस्तों? मोस्टली मैंने आपको सारे फंक्शन बता दिए, एक बार रीड करता हूँ, आप मेरे साथ प्लीज फॉलो कीजिएगा। पहला है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्संस, राइट, बताया मैंने आपको। ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट डिस्प्यूट्स, ये भी मैंने आपको बताया। तीसरा, ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन रूरल एरियाज, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मैंने नहीं बताया था, ये आप जान लीजिए कि नालसा का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है अवेयरनेस कैंप्स भी विलेजेस में, रूरल एरिया में चलाता है ताकि जो गरीब है उनको पता चले। बहुत सारे गरीब और अनएजुकेटेड लोग हैं, मान लीजिए उनको पता ही नहीं है कि भाई सरकार ने ऐसा कोई प्रोविजन दे रखा है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो आदमी तो बेचारा ऐसे टेंशन के मारे ही मर जाएगा। वो सोचेगा भैया मेरे खिलाफ केस हो गया है या मेरे केस में रिप्रेजेंट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं गरीब हूं, मैं तो लॉयर ले ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे जा पाऊंगा, कैसे लड़ पाऊंगा, उसको पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस कैंप यदि चलाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भैया हम जो है केस लड़ सकते हैं, सरकार ने हमें फ्री लॉयर प्रोवाइड करने की प्रोविजन दिया है। या फिर कुछ लोग जो है डर के मारे इसलिए केस नहीं करते हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें लगता है कि भाई हम बहुत गरीब हैं, हमें कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, पर वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है हम तो गरीब हैं,
कोर्ट में हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, सब पैसा मांगेंगे, पैसा हमारे पास है नहीं। तो अवेयरनेस से ये चीज सॉल्व हो सकती है। अच्छा, फ्री लीगल सर्विसेज जब मैंने बोला तो फ्री लीगल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री लीगल सर्विस। तो इसमें कुछ कुछ बातें आती हैं दोस्तों, पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, प्रोसेस फी एंड ऑल अदर चार्जेस। यानी कि छोटा मोटा कोर्ट में पेशी के लिए जो फीस लगती है, प्रोसेस होने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, चिट्ठों के लिए, कागजों के लिए जो फीस लगती है, ये सारी फीस सरकार जो है अपनी तरफ से पे करेगी। जो है बंदे को, अक्यूज को कोई पे करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ लॉयर्स इन लीगल प्रोसीडिंग, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि लॉयर्स को देने का काम ऑब्वियसली करता है। ऑब्टेनिंग द सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज एंड ऑर्डर्स प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग। यानी कि यदि आपसे आपसे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स को प्रोक्योर करना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को लाने का काम, कंपाइल करने का काम, बनाने का काम, उसमें यदि कोई खर्चा आता है, सारा का खर्चा सरकार जो उठाएगी। प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग, अगेन वही चीज दोस्तों, पेपर्स का कॉपी, फोटो कॉपी करना, प्रिंट करना, जो भी छोटा मोटा खर्चा उसमें आ रहा है, सारा खर्चा सरकार को उठाए। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैसे कॉमन सेंसिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्या नेशनल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज सभी को मिलती हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, अब क्या वो इस चीज का गलत फायदा उठा सकता है सरकार के प्रोविजन को और जाके बोल सकता है कि भैया नहीं, तुम तो सबको फ्री में दे रहे हो तो हमें भी फ्री में दो। नहीं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई अब एक्ट तो बना दिया, बट इस एक्ट का मिसयूज हो सकता है। कल के दिन कोई भी आदमी जो इसके पास पैसा है, अमीर है, वो भी जाके बोल देगा भैया मुझे फ्री में लॉयर दिया जाए, मुझे रिप्रेजेंट किया जाए कोर्ट में, क्यों जबरदस्ती में पैसों को खर्च करूं, क्यों जबरदस्ती में हाई हाई फाई लॉयर्स को हायर करके उनको पैसा दूं। तो इसलिए हर व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, खास करके जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, जिनके पास जेन्युइनली पैसे नहीं है, गरीब हैं, वही लोग रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब कौन कौन है थोड़ा देखते हैं। पहला इज विमेन एंड चिल्ड्रन, ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं वो कमा नहीं रहे हैं, औरतें हैं जो हाउस होल्डर्स हैं जो कमा नहीं रही हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड। मेंबर्स ऑफ एससी एसटी, अगेन एससी और एसटी का कोई आदमी है तो अज्यूम किया जाता है कि वो बैकवर्ड और दबाए हुए तबके के लोग हैं, उनको प्रोविजन है। इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो लेबरर्स हैं, उनको माना जाता है कि भैया एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको, तो उनके लिए प्रोविजन है। विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, फ्लड ड्रॉट अर्थक्वेक इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कोई डिजास्टर हो गया, मान लीजिए वहां पे लोगों के घर उड़ गए, सब जल गया, सब खत्म हो गया, मर रहे हैं लोग बेचारे, तड़पित हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे लोग लॉयर को क्या अफोर्ड करेंगे, तो ऐसे केसेस में लोगों को दी जाती है फ्री लीगल सर्विस। डिजेबल्ड पर्सन, अब बेचारा लूला है, लंगड़ा है, अब उसके पास है ही नहीं कमाने का साधन, तो अब कहाँ से वो अपने आप को अफोर्ड करेगा। पर्सन इन कस्टडी, कोई आदमी मान लीजिए जेल में है, सलाखों के पीछे है, अब वो कहाँ से, बताओ कहाँ से लॉयर को जाके मिलेगा, बात करेगा, और कहाँ से उसको हायर करेगा, बताइए। उसके पास फोन नहीं है, उसके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं है, कैसे हायर वो करेगा बताओ। पर्सन विद एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, सुप्रीम कोर्ट के लिए 1.25 लाख। ये रिवाइज होती रहती है दोस्तों, लेटेस्ट फिगर्स आप प्लीज चेक करते रहिएगा। तो 1 लाख या 1.25 लाख से कम यदि किसी की इनकम है, उसको गरीब मानती है सरकार और उसको नेशनल लीगल सर्विसेज जो है देती है। विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी को उठा के बेच दिया, स्लेव ट्रैकिंग कर दिया, भिखारी है कोई, तो इन सभी लोगों को एलिजिबिलिटी प्रोवाइडेड है नालसा एक्ट के तहत फ्री सर्विसेज, फ्री लीगल सर्विसेज लेने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों लोक अदालत पे। थोड़ी कुछ ही समय पहले मैंने लोक अदालत की बात की, और नालसा एक्ट में वन ऑफ द प्रोविजन मैंने बताया कि यह है कि लोक अदालत को सही से ऑर्गेनाइज करवाना और उनकी प्रोसीडिंग सही से हो वो बताना। तो व्हाट एग्जैक्टली इज लोक अदालत, अभी हम यहाँ पे समझते हैं। लोक अदालत इज ऑल्सो कम्स अंडर सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये भी एक छोटा सा कोर्ट होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अगेन बात यही हो गई कि ऐसे डिस्प्यूट्स, जिन डिस्प्यूट्स को आपसी राजी खुशी और सहमति के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, बिना कोर्ट कचहरी के लीगल पूरे मसले के थ्रू ताम झाम डॉक्यूमेंट्स और इतना सरदर्द के थ्रू जाने की बजाय, यदि मोर एमिकेबल वे में डिस्प्यूट सेटल हो जाते हैं, तो फिर दो फायदे होंगे। एक तो जो पार्टीज हैं, एग्रीव पार्टीज हैं, वो पार्टीज की भी आपस में सहमति हो जाएगी, और दूसरा कोर्ट कचहरी का और उनका वर्कलोड और केस लोड कम हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार भी खुश और लोग भी खुश, इसीलिए लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, तो it is a forum where cases which are pending in a court or at a pre-litigation stage are comprised or settled in amicable manner। amicable मतलब होता है राजी खुशी और सहमति के माध्यम से दोनों लोगों को बीच में बिठा के बातचीत करवा के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा हुआ फोरम है। ठीक है, अच्छा, प्री लिटिगेशन स्टेज का मतलब ये हुआ कोर्ट में जाने से पहले।
इनफैक्ट कोर्ट में जाने के बाद भी जो पेंडिंग केसेस हैं, तब भी वहां से भी लोक अदालत में केस को शिफ्ट किया जा सकता है। कोर्ट खुद भी कर सकता है और लोग अगर खुद भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट मीन्स पीपल्स कोर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, वन फॉर्म ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज है गांधी जी। गांधी जी ने अपने दिमाग में ये विजन सोचा था कि लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया जाए जहां पे पीपल्स कोर्ट हो, यानी कि लोग आपस में बैठ के राजी खुशी और सहमति से अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स और कोर्ट कचहरी के पछड़े में दुनिया का कोई आदमी नहीं फंसना चाहता, बिकॉज इतना लंबा पैसा उसमें खर्च हो जाता है, प्लस इतना समय तक वो ड्रैग ऑन करता है, आदमी की जिंदगी टोटली नरक बन जाती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को लाया गया। पहली बार गुजरात में एस्टैब्लिश हुआ था दोस्तों 1992 में, याद आप जरूर रखिए, प्री में पूछ सकता है क्वेश्चन। Every लोक अदालत organized for an area shall consist of such members serving retired judicial officer, other person of area as may be specified by agency organizing such lok adalat. Generally, it consists of a judicial officer as the chairman plus lawyer, advocate and social worker as members. अब देखिए लोक अदालत के मेंबर्स कौन होंगे दोस्तों, जो डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे या जो अथॉरिटीज वहां पे बैठी होंगी वो कौन होंगी। यूजुअली दोस्तों बहुत ही क्वालिफाइड लोग ही होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स वहां पे बैठते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है, प्लस वो रिटायर्ड है तो उनको एक तरह से काम भी मिल जाता है और लोगों की डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाती है। तो जुडिशियल ऑफिसर कोई ना कोई होता है जो चेयरमैन होता है, इसके अलावा लॉयर ऑब्वियसली होता है और सोशल वर्कर्स जो अलग अलग होते हैं जिनको लोगों की आपसी प्रॉब्लम्स और ताम झाम का नॉलेज है, वो लोग आके आपस में बैठते हैं, एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वेयर देयर कैन बी अ कॉम्प्रोमाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है कंपाउंडेबल, दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनके लिए आपको जेल हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है, जिनके लिए आपको हिरासत में लिया जा सकता है। नॉन कंपाउंडेबल वो होते हैं दोस्तों जिनको लिए आपके लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब ये होता है जहां पे कॉम्प्रोमाइज संभव है। सॉरी इफ आई मेड मिस्टेक इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब मैंने अगर ऑपोजिट बोल दिया हो, बट क्लियरली कहने का मेरा मतलब है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो हैं जहां पे कॉम्प्रोमाइज संभव है और जहां पे आसानी से लोगों के बीच में बात करके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, उनमें ये संभव है। अब लोक अदालत का पावर्स क्या है? इट हैज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी एंड एवरी लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोक अदालत के पास सारी की सारी जुडिशियल पावर्स हैं, खास करके सिविल कोर्ट्स की। क्रिमिनल कोर्ट की पावर्स इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में खास करके जो पनिशमेंट होती है वो काफी सीवियर होती हैं, उसमें जेल हो सकती है, इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। इसलिए क्रिमिनल केसेस के रिलेटेड यूजुअली पावर्स लोक अदालत में नहीं है, लेकिन सिविल कोर्ट के सारे पावर्स हैं और सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो भी लोक अदालत में होती है दे आर ऑल जुडिशियल इन कैरेक्टर और जुडिशियल आईपीसी और सीआरपीसी के तहत कोर्ट की दर्जा इसको दिया जाएगा। एवरी अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट अवार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोक अदालत का पर्पस ही यही है कि जो केस हो बहुत जल्दी से और तो सही तरीके से सॉल्व हो, इसीलिए अपील का सिस्टम लोक अदालत में नहीं रखा गया। एक बार केस सॉल्व हो गया, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गए तो बस हो गए। अब आपको कंप्लेन करने की और आपको कोर्ट में जाने की, अपील करने की और पावर नहीं है कि बोले नहीं भाई मैं तो तुम्हारे जजमेंट से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं तो और हायर अथॉरिटी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट। नहीं भाई, नहीं जा सकते, क्योंकि केसेस ही ऐसे हैं जो छोटे हैं विचार, कंपाउंडेबल इन नेचर, जिसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है इतनी ज्यादा। तो ऑब्वियसली एक बार जो डिसीजन हो गया उसको आपको मानना पड़ेगा। कोर्ट फीस कोई नहीं है, नो कोर्ट फीस, सस्ते में निपट जाता है काम। एंड वही नालसा एक्ट जिसकी मैंने बात की, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 प्रपोज टू सेट अप परमानेंट, उसी के अंडर में लोक अदालत का प्रोविजन भी आया गया है फॉर प्रोवाइडिंग कंपलसरी प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म फॉर कंसिलिएशन सेटलमेंट ऑफ केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विस यूटिलिटी सर्विसेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो होती हैं दोस्तों, उनसे रिलेटेड कोई केसेस अगर हैं तो उनके लिए खास करके रिक्वायरमेंट ये है कि केसेस को तुरंत सॉल्व किया जाए, तुरंत रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर जैसे कि आगे देखते हैं, मैं बताता हूँ, इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन हु हैज बीन अ डीजे और एडीजे और हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस हायर इन रैंक देन दैट ऑफ अ डीजे प्लस टू अदर पर्संस हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, shall exercise jurisdiction transport of service by air, road, water, postal, telephone services, power supply, light to public by establishment, public conservancy, sanitation services, hospital, insurance services, etc.
Pecuniary jurisdiction shall be up to less than 10 lakhs. Central government will increase from time to time. In case parties to dispute fail to reach an agreement, the permanent लोक अदालत shall decide the dispute on merits. अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर, वाटर, रोड, पोस्टल, टेलीफोन, पावर सप्लाई, ये सब सर्विसेज बहुत ज़्यादा एसेंशियल है दोस्तों। मान लीजिए किसी बिजली की कंपनी जो कि पूरे शहर में या डिस्ट्रिक्ट में बिजली सप्लाई कर रही है, उसका कोई केस हो गया और केस के चक्कर में उसकी जो बिजली प्रोवाइड करने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई, या फिर वो अपना पैसा जो है वहां पे फंसा लिया उसने, या जो भी है प्रॉब्लम्स आ गई कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग में, तो फाइनली तो दोस्तों पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक को फिर बिजली सही तरीके से मिलेगी नहीं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से रिलेटेड कोई केस हो गया, मान लो एयरलाइंस है, एयरलाइंस बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, तो इससे क्या है पब्लिक बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए खास करके बहुत ही ज्यादा स्पीडी और फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस रिक्वायर्ड होते हैं ताकि पब्लिक कम से कम परेशान हो। इसीलिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है कि इनसे रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए परमानेंटली लोक अदालत हर स्टेट में बनाना कंपलसरी है, हर स्टेट को, फॉर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। बाकी केसेस के लिए हो या ना हो वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए बनाना अति आवश्यक है। और उसमें चेयरमैन जो होंगे वो एक पर्सन होंगे जो डीजे या एडीजे होंगे एटलीस्ट, या उनसे हायर इन रैंक होंगे। इसके अलावा 2 अदर पर्सन हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, लोक अदालत वाज एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं कम शब्दों में समझाना चाहूँ तो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए आया ताकि केस लोड जो हमारे कोर्ट्स का है वो कम हो, और छोटे मोटे केसेस जिनको बहुत बड़ी जिनमें सजा नहीं है उनको राजा राजी मंदी राजी खुशी के साथ एमिकेबल मैनर में रिजॉल्व कराया जा सके। ठीक उसी प्रकार दोस्तों फैमिली कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, जैसे लोक अदालत का किया गया है ठीक उसी प्रकार फैमिली कोर्ट्स का किया गया है बाय फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो फैमिली कोर्ट में बहुत आसानी से और जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं दोस्तों वो आपस की बात होती है, दे आर नॉट यूजुअली क्रिमिनल इन नेचर। ज्यादातर क्रिमिनल इन नेचर नहीं होते हैं, छोटे मोटे वही होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, गाली गलौज, मार पिटाई हल्की हो गई है ना, या फिर डाइवोर्स के, अगर आपके डाइवोर्स से रिलेटेड कोई काम है, पेपर्स नहीं सही हो रहे हैं, या फिर एक बंदा ने माना दूसरे ने नहीं माना, या फिर बच्चों की कस्टडी, चिल्ड्रन की कस्टडी का क्या होगा, या फिर प्रॉपर्टीज आपस में हस्बैंड वाइफ में कैसे डिवाइड होंगी, या फिर फैमिली में बच्चों भाइयों के बीच में जमीनों का कैसे डिवीजन होगा। तो ये सब केसेस दोस्तों हालांकि नॉर्मल कोर्ट तो डिवाइड कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, बट नॉर्मल कोर्ट के पास दोस्तों इतना समय नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे केसेस में अपना समय गंवाएं, एक तो दूसरा उसके पास इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है कि भाई वो फैमिली के पर्सनल, अब उसमें भाई पर्सनल लाइफ में पूरा जाके वो इन्वेस्टिगेट करेगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी फिर पर्सनल लाइफ में भाई क्या मैटर है कैसे है, और वो उसको देखेगा फिर पता चला क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट अगर नॉर्मल कोर्ट को देखो उसके अंदर इतने छोटे मोटे कामों के लिए इतनी एक्सपर्टीज नहीं है दोस्तों। इसलिए लोगों को लगा कि भैया एक सेपरेट ही कोर्ट हम बना देते हैं जहाँ पे सिर्फ फैमिली रिलेटेड जो मैटर्स हैं वही सॉल्व होंगे, उन्हीं से रिलेटेड लॉज, उन्हीं से रिलेटेड कानून है, उन्हीं को पढ़ा जाएगा वहाँ के लोग जो होंगे और उन्हीं में वो काम अपना जीवन में निकालेंगे। तो इसीलिए स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे दिया गया। और अगेन कोर्ट कचहरी का जो बहुत लेंदी एंड कम्बरसम प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से बचने के लिए, उस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट हर आदमी चाहता है कि तुरंत और जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, कोई आदमी उसको लटकाना नहीं चाहता है, लंबा खींचना नहीं चाहता है। तो इसीलिए स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स, ये सारी चीजों के लिए फैमिली कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ कमीशन इन द 59th रिपोर्ट स्ट्रेस्ड इन डीलिंग विद डिस्प्यूट्स कंसर्निंग फैमिली रेडिकली डिफरेंट अप्रोच हैज टू बी अडॉप्टेड। लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बात का जिक्र किया गया है कि ऐसे फैमिली के डिस्प्यूट्स के लिए डिफरेंट रेडिकल अप्रोच हमको लेनी पड़ेगी। Code of Civil Procedure amended 1976 to provide for a special procedure in proceedings related to matters concerning family. CRPC में CRPC बेसिकली CPC Code of Civil Procedure, उसमें भी 1976 में अमेंडमेंट हुआ और बोला गया कि फैमिली से रिलेटेड मैटर्स को थोड़ा अलग तरीके से डील करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए वायलेंस है, अब एक नॉर्मल वायलेंस और फैमिली के रिलेटेड वायलेंस में अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की पर्सनली लाइफ क्या है, उनकी पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, ये सब चीजें भाई कोर्ट का जज अच्छे से समझ नहीं सकता। तो इसलिए एक डिफरेंट रेडिकल डिफरेंट अप्रोच लाने की जरूरत है। The act makes it obligatory on the state government to set up a family court in every city town with a population exceeding 1 million.
एक्ट में दिया गया 10 लाख से ऊपर किसी भी स्टेट की या टाउन की पॉपुलेशन है, फैमिली कोर्ट वहां पे बनाना कंपलसरी है। Also, the act exclusively provide within the jurisdiction of family courts matter relating to। अब कौन कौन से एक्सक्लूसिव jurisdiction, एक्सक्लूसिव jurisdiction का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये मैटर्स उसी कोर्ट में जाएंगे। मजेदार बात है दोस्तों, दूसरे किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ किस में जाएंगे, उसी कोर्ट में। स्पेसिफिकली जब बना दिया है उससे रिलेटेड कोर्ट, तो फिर सारे मैटर्स फिर उसी कोर्ट में ही जाएंगे। फिर बाकी कोर्ट्स का सरदर्द और बाकी सोर्स का बोझ जो है, आप वहां जाके बोझ नहीं बनेंगे। पर्पज ही यही है कि भाई अब अभी भी अगर हाई कोर्ट के पास पावर दी गई तो फिर बोझ कम कहाँ हुआ, फिर तो लोग भाई हाई कोर्ट में फिर पहुंच जाएंगे यार डिस्प्यूट्स लेकर के। तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दिया गया है कि इनसे रिलेटेड मैटर्स अब यही सॉल्व होंगे भैया। कौन कौन से, मैट्रिमोनियल रिलीफ, शादी से रिलेटेड कोई काम है, मैट्रिमोनियल रिलीफ हो गया, इंक्लूडिंग नलिटी ऑफ मैरिज, मान लीजिए मैरिज को नल बताना है कि नहीं भाई गलत है मैरिज हमारी, जुडिशियल सेपरेशन अलग होना है, डाइवोर्स तलाक हो गया, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मान लीजिए कोई मैरिज से रिलेटेड आपस में राइट्स हैं उनके, वो सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं, डिक्लेरेशन एज टू वैलिडिटी ऑफ मैरिज, मैरिज सही से हुई है नहीं हुई है, मैट्रिमोनियल स्टेटस, ये सारी चीजें कौन करेगा, एक्ट करेगा, ये यही कोर्ट करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ स्पाउस और आइदर ऑफ देम बता दिया मैंने आपको, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डिक्लेरेशन लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन, वही लेजिटिमेसी का मतलब सही है गलत है, चीटिंग किया है नहीं किया उसने, चिल्ड्रन की कस्टडी कहाँ होगी, वही गार्जियनशिप ऑफ पर्सन, कस्टडी ऑफ एनी माइनर, बता दिया मैंने आपको ये भी। मेंटेनेंस विद वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स, यानी कि वाइफ का चिल्ड्रन का पेरेंट्स को मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फैमिली कोर्ट में ही आप मैटर को लेके जाओगे। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है, इट इज अ फर्स्ट एफर्ट फॉर रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट, इनफॉर्मल एंड रिजिड रूल शैल नॉट अप्लाई। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसीलिए ये कोर्ट को बनाया गया। अगेन ऐसे छोटे मोटे केसेस को जल्दी निपटाना चाहते हैं लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स तो हो नहीं सकती इनमें, इसलिए रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट पे ध्यान होता है। इनफॉर्मल पूरा जो कोर्ट कचहरी का फॉर्मल प्रोसेस होता है, लॉयर लाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, दस्तावेज बनाओ, पूरा जाओ रिप्रेजेंट करो, पेशी हो, बैठो, ये सबको थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश की जाती है और रिकंसिलिएशन और सेटलमेंट बनाने की कोशिश की जाती है। पार्टीज टू अ डिस्प्यूट बिफोर फैमिली कोर्ट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लीगल प्रैक्टिशनर यानी लॉयर का रिप्रेजेंटेशन के लिए एंटाइटल्ड पार्टीज नहीं है फैमिली कोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोचो, मतलब कि इसलिए नहीं है दोस्तों, इसका कारण ये है क्योंकि एक लॉयर क्या जाने कि आपस में एक फैमिली के बीच में पर्सनल मैटर्स क्या चल रहे हैं, एक पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है, रिलेशंस हैं, वो कैसे हैं, वो तो पति और पत्नी से अच्छा और कोई तीसरा बंदा नहीं जान सकता। तो यहाँ पे किसी लॉयर को अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि वो उनको रिप्रेजेंट करे और उनको लीगल प्रैक्टिशनर की फॉर्म में कोर्ट में उनके खिलाफ बिहाफ पे बोले। यहाँ पे उन्हीं को खुद अपने बिहाफ पे बोलना है। ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि देखो दोस्तों और कोई भी केस होगा तो भाई लॉयर अपनी बात रख सकता है, एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है, प्रूफ कलेक्ट कर सकता है, उसको इनोसेंट बताने की कोशिश कर सकता है। बट यहाँ पे तो दोस्तों उनको खुद ही बताना है अपना मैटर क्या है। कई लोग हो सकता है अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने किसी थर्ड पर्सन से, तो हो सकता है लॉयर को पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे भी ना वो लोग। इसलिए कोर्ट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सीक असिस्टेंस इफ अ लीगल एक्सपर्ट एज एमिकस क्यूरे, समवन नॉट पार्टी टू द प्रॉब्लम बट हैज कीन इंटरेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, लीगल एक्सपर्ट की तरह किसको किसको लिया जा सकता है, असिस्टेंस उसकी ली जा सकती है एक बंदे की विज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है समवन नॉट पार्टी टू द प्रॉब्लम बट हैज अ कीन इंटरेस्ट, मतलब कि एक तीसरा बंदा जो उनकी आपसी फैमिली में और प्रॉब्लम में संबंधित नहीं है, वो बंदा लेकिन उनसे वो जुड़ा हुआ है और उनकी प्रॉब्लम को बहुत समय से देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है और बहुत समय से उनके बारे में जानता है। वो दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, बट लेकिन उनका प्रॉब्लम से लेना देना डायरेक्टली कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यदि एमिकस क्यूरे की तरह वो उनसे असिस्टेंट्स ले सकता है। प्रोवाइड्स वन राइट ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट, यदि यहाँ पे मैटर सॉल्व नहीं होता है तो एक बार आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट फैमिली कोर्ट्स दोस्तों। थोड़ा डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ दोस्तों लेक्चर लंबा हो गया, बट ये लंबा इसलिए हो गया क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट का स्ट्रक्चर दोस्तों काफी ज्यादा इलाबोरेट है हमारे देश में, इसलिए एक एक चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट में सिविल साइड को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल साइड को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इसके अलावा लोक अदालत और है, इसके अलावा फैमिली कोर्ट और है, इसके अलावा लास्ट जो हम आते हैं वो है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय अगेन 2008 में ग्राम न्यायालय एक्ट जो है पास किया था और इसके तहत जो है ग्राम न्यायालय को कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश की गई।
It was established for the purpose of providing access to justice to all the citizens at their doorstep and to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any person due to social, economic, other disability. अब मान लीजिए दोस्तों एक बहुत छोटा सा गांव है। अब जो कोर्ट्स होते हैं दोस्तों वो तो मेनली सिटीज में होते हैं, टाउन्स में होते हैं या बड़े शहरों में होते हैं। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट होता है वो तो दोस्तों यूजुअली स्टेट के कैपिटल में होता है। तो अब मान लीजिए कोई दूर का गांव है जहाँ से नियरेस्ट सिटी बहुत दूर है और कोई गांव का गरीब आदमी है बेचारा, अब उसके खिलाफ कोई इनजस्टिस का काम हो गया, तो यदि बताइए अब उसके पास मान लीजिए इतने भी पैसे नहीं है कि वो 200 या 300 किलोमीटर दूर अपने गांव से चल के किसी नियरेस्ट कोर्ट में आ पाए, तो फिर बताइए उसको जस्टिस कैसे मिलेगी। तो ऐसे इतने लोअर तबके के लोगों को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखते हुए ये कहा गया कि ऐसे लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, सिक्योरिंग जस्टिस, डोर स्टेप पे उनके दरवाजे पे जस्टिस दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय को बनाने का प्रोविजन दिया गया है इन आर्टिकल 39A। प्लीज आर्टिकल को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। It directs state to secure that operation of legal system, promote justice on a basis of equal opportunity, and shall provide free legal aid to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic other disabilities। ठीक, तो ये आर्टिकल कहता है। और लॉ कमीशन ने 14th रिपोर्ट में भी सजेस्ट किया था कि ग्राम न्यायालय का स्पीडी एंड एक्सपेंसिव सब्सटैंशियल जस्टिस के लिए प्रोविजन जो है दिया जाए। तो ये जो रिपोर्ट्स लॉ कमीशन की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC की हैं, जहां जहां मैंने बोला है इनको प्लीज आप याद रखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके काम आएंगे आंसर्स लिखने में। ग्राम न्यायालय शैल बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो इसका जो अधिकारी होगा वो न्यायाधिकारी होगा और इट शैल बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JMFC की मैंने आपको बात की, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक होता है कहाँ पे, इन द क्रिमिनल साइड। और न्यायाधिकारी को अपॉइंट कौन करेगा, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। न्यायाधिकारी is a strictly judicial officer and will be drawing same salary, deriving same powers as first class magistrate working under high court। ठीक है दोस्तों, सैलरी वगैरह हाई कोर्ट के जजेस के बराबर उनकी होगी। ग्राम न्यायालय shall be mobile court and shall exercise the powers of both civil plus criminal court। ये दोस्तों एक्स्ट्रा प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ग्राम न्यायालय सिविल और क्रिमिनल केस एक तो दोनों देखेगा। इसके अलावा मोबाइल कोर्ट होगा। मोबाइल कोर्ट का मतलब जो गरीब आदमी जिसके पास बिल्कुल कहीं जाने की, ट्रैवल करने की, बेसिक खर्चे निकालने के भी पैसे नहीं है, उस व्यक्ति के घर के दरवाजे पे जाके वो खटखटा के जस्टिस देने को तैयार होगा कि भैया रुक जाइए, आप गरीब हैं, हम आपके दरवाजे पे आएंगे, हम आपकी जगह पे पहुंचेंगे, वहीं पे आके हम आपका जो भी प्रॉब्लम, समस्या, केस है उसको आपको डील करेंगे। बट एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ग्राम न्यायालय का, ग्राम न्यायालय एक्ट जरूर पास हुआ है 2008 में, लेकिन इस एक्ट में कंपल्सरीली हर स्टेट में ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं कहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ और बहुत सारे ऐसे राज्य अभी भी हमारे देश में हैं जहाँ पे ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश अभी भी नहीं किया गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, बट एक्ट में कहा गया है कि यदि गवर्नमेंट ऐसा चाहे तो ग्राम न्यायालय उसको कायदे से कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए ताकि डोर टू डोर जस्टिस पे डिलीवरी हो सके प्रैक्टिकली, लेकिन इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाया है थ्रू आउट द कंट्री इन ऑल द प्लेसेस। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। Seat of Gram Nyalay shall be located at headquarters of the intermediate panchayat. They will go to villages, work there, plus dispose of cases. Headquarters कहाँ होंगे, पंचायत में होंगे, villages जाएंगे, वहाँ पे cases को solve करेंगे। ग्राम न्यायालय shall be tried criminal cases, civil suits, claims or disputes which are specified in first, second schedule of the act। ठीक, criminal cases, civil suits, claims, disputes जो भी होंगी, जो भी problems होगी, उन सबको deal करेगा, tackle करेगा first and second schedule of the act में जो भी लिखी हुई है सबको। Shall exercise powers of civil court with certain modifications and shall follow special procedure as laid down in the act। बता ही दिया ना आपको, सिविल कोर्ट की भी पावर्स हैं, मॉडिफिकेशंस के साथ फॉलो करेगा। Shall try to settle disputes as far as possible by bringing about conciliation between parties and for this purpose it shall make use of conciliation to be appointed for this purpose। ठीक, यानी कि conciliation यानी कि राजी खुशी सलामंदी के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेगा, यानी कि बिना इनफॉर्मल प्रोसीजर्स को मतलब फॉर्मल प्रोसीजर्स को हटा के इनफॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करेगा। जजमेंट प्लस ऑर्डर पास बाय ग्राम न्यायालय शैल बी अ डिक्री एंड इट शैल फॉलो समरी प्रोसीजर, यानी कि जजमेंट और ऑर्डर को मानना अनिवार्य है कुल मिला के। Shall not be bound by rules of evidence provided in Indian Independence Act 1872 but shall be guided by principle of natural justice and subject to any rule made by the High Court। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि इतने कड़े प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1872 को था उसके तहत जो रूल्स बनाए गए हैं, बाकी सारे कोर्ट्स में इट इज बाउंड बाय दोस रूल्स, बट यहाँ पे उनको रिलैक्स किया गया है ना। आपको जरूरी नहीं है एविडेंस आपको प्रोवाइड करना है, जरूरी नहीं है कि भाई आप
पूरा मतलब वही जो मैंने आपको बोला, फॉर्मल जो प्रोसीजर्स होता है, जो पूरा कोर्ट कचहरी के एलैबोरेट प्रोसीजर होते हैं, उनको बायपास शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश की गई है, ताकि जल्दी और स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तरीके से डिस्प्यूट्स को रजामंदी के द्वारा, सलाह मशवरा के द्वारा सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और हाई कोर्ट का जो भी रूल है उनको ये फॉलो जरूर करेगा, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को जरूर ध्यान में रखेगा। और गांधी जी का ये एक विजन था, तो ये भी आप याद रखिएगा कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स को इन्होंने फॉलो करते हुए उसको प्रोविजन दिया। अपील इन क्रिमिनल केसेस शैल lie to the court of session which shall be heard and disposed of within period of 6 months from date of filing such appeal. Appeal in civil cases shall lie to district court which shall be heard and disposed 6 months from date of filing. अब ऑब्वियसली छोटे तबके का कोर्ट है, लोएस्ट लेवल पे है, डोर स्टेप पे जस्टिस पहुंच रही है, तो इसका जो अपील होगा वो सेशंस के जो कोर्ट में जाएगा इफ इट इज अ क्रिमिनल कोर्ट केस, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा इफ इट इज अ सिविल केस, और 6 महीने के अंदर वहां पे डिस्पोज ऑफ करना अनिवार्य है। तो ये प्रोविजन ग्राम न्यायालय से रिलेटेड दिए हुए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दोस्तों देखिए कितना ज्यादा लंबा चैप्टर हो गया, मतलब मैं भी इतना ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता था, बट एट द सेम टाइम मैं कोई पॉइंट को छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको पूरा चैप्टर डिटेल में अच्छे से समझा दिया। लक्ष्मीकांत की बुक में भी आप जरूर एक बार जाके चैप्टर्स को पढ़ें, आर्टिकल्स को याद रखें, और जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो याद रखें। एक बार रिवाइज जरूर करा देता हूँ वापस से आपको कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बेसिकली आर्टिकल 233 से 237, 233 237 में प्रोविजन दिया गया है, सारे आर्टिकल्स को याद रखिएगा। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस दो साइड होती हैं। डिस्ट्रिक्ट जज तब होता है जब सिविल कोर्ट सिविल केसेस को हैंडल करे, सेशंस कोर्ट तब होता है जब क्रिमिनल केसेस को हैंडल करे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होता है, कौन सा होता है दोस्तों, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उसके नीचे होता है मुंसिफ कोर्ट, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट फिर मुंसिफ कोर्ट। सेशंस के केस में होता है दोस्तों कौन सा, कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और लास्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है सिविल और क्रिमिनल साइड में। इनके सबके मैंने डेफिनेशंस और पावर्स मैंने आपको क्लियरली बता दिए, जुरिस्डिक्शन मैंने आपको बता दिया। देन यू हैव लोक अदालत, देन यू हैव फैमिली कोर्ट्स, एंड देन यू हैव ग्राम न्यायालय। ये पूरा सिस्टम है। एंड ऑल्सो यू हैव नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो फ्री लीगल सर्विसेज सभी बच्चों को, सभी लोगों को, सिटीजन को प्रोवाइड करती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द एंटायर चैप्टर। आई होप आप रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड गुड बाय।